आज कानपुर में जनविश्वास यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत करने के लिए जनसैलाब उठा है, इसे देख करके यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वह 2017 से बड़ी होगी। सपा, बसपा, कांग्रेस या सारे मिल करके भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक पाएंगे। समाजवादी पार्टी के साइकिल का पहिया पूरी तरह से पंचर हो रहा है। जनता ने समाजवादी पार्टी के शासन को भी देखा और समाजवादी पार्टी के जो आचरण होते उस आचरण को भी देखा। जैसे चुनाव आया वैसे कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडे कोई लाल टोपी लगा करके, कोई जालीदार टोपी लगा करके सड़क में जरूर दिखाई दिया है, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें नहीं प्राप्त है। उन्हें गुंडे, अपराधी, माफिया। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, डबल इंजन है, दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। जिसने भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार सरकार के रूप में भी, पार्टी के रूप में भी बहुत तेज है। जनता का जबरदस्त समर्थन। सर, मेरठ में विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के बाद में आज अखिलेश यादव का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि योगी जी को ना तो बॉल फेंकनी आती है, ना क्रिकेट आता है, ना ही लैपटॉप आता है, यहाँ तक कि स्मार्ट मोबाइल भी चलाना नहीं आता है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को एक बीमारी है, जिस बीमारी, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसी एक बीमारी श्री अखिलेश यादव जी को हो गई है कि किसी भी मामले में कोई परियोजना का अगर लोकार्पण कर दो, शिलान्यास कर दो, तो वो समाजवादी पार्टी का स्टिकर चस्पा करने का एक उनका स्वभाव हो गया। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास के एक नए कीर्तिमान को छूने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी को यह याद रहना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से वह दो चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, और उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन करके जब 2019 का लोकसभा लड़ा तो उसमें भी करारी पराजय का सामना उनको करना पड़ा है। और 2014, 17 और 19 से भी करारी पराजय, समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है, या सारे के सारे लोगों को करारी पराजय का सामना करना पड़ेगा। श्री अखिलेश यादव जब होगा उसकी स्मार्टफोन चलाने की ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई होगी, उनको लैपटॉप चलाने की बहुत ट्रेनिंग हो गई होगी, वो अच्छे अपने को बैट्समैन मानते होंगे, वो अपने अच्छे बल्लेबाज मानते होंगे, तो वह जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है वहाँ उपयुक्त होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने के लिए वो अनफिट है, किसी भी दृष्टि से फिट नहीं बैठे। ऐसा तो लोग ऐसे कह रहे हैं सर, मुसलमानों को ही क्यों दंगाई और उन्हें ही देशद्रोही क्यों बनाया जाता है, मुसलमान ही क्यों? क्योंकि आज उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आजम खान के लेकर के मैं कोई बहुत जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन जो दंगा करता है उसे दंगाई कहा जाता है, जो दंगाइयों का संरक्षण करता है उसे दंगाइयों का संरक्षण करने वाला बताया जाता है, जो अपराध करता है उसे अपराधी बताया जाता है, जो अपहरण करता है उसे अपहरणकर्ता बताया जाता है, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेता है उसे आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने वाला बताया जाता है, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाता है उसे कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाला बताया जाता है, और जो बम बनाने और कट्टा बनाने की फैक्ट्री चलवाने का काम करता है तो समाजवादी पार्टी को बम और कट्टा बनाने की फैक्ट्री चलाने वाला कहा जाता है। जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि हमारी सरकार में मिसाइलें बन रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर के अंदर, और वह मिसाइल जब इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई आतंकवादियों के कैंप में गिरती है तो श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि उनके कार्यालय पे, श्री राहुल जी को लगता है कि उनके कार्यालय पे मिसाइल गिर गई है, लेकिन हम आतंकवादियों की कब्रिस्तान बनाने का काम करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने का काम। आखिरी सवाल, शिवसेना के संजय राउत नेता कह रहे हैं कि मोदी जी अपने आप को फकीर कहना बंद कर दें और 12 करोड़ की गाड़ी में पेट्रोल चाहते हैं। शिवसेना के बारे में मैं समझता हूँ ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 125 करोड़ लोगों के दिलों में बैठते हैं, तो कितने करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं, कितने करोड़ की जहाज में बैठते हैं, इस प्रकार की बातें किसी मतलब ऐसी पार्टी जो मतलब बेमेल गठबंधन करके सरकार का मुखिया बनने के लिए महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। जिस दिन चुनाव होंगे, जैसे सपा का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हुआ सब कांग्रेस का, वैसे शिवसेना का, कांग्रेस का और वहाँ जो
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, वहाँ भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ भी जब चुनाव होंगे। जिसका समापन बिठूर की धरती पर हो रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की दृष्टि से या पूजनीय है, अभिनंदनीय है। इस धरा पे आकर के आज मुझे गंगा मैया का दर्शन, पूजन और आरती करने का सौभाग्य मिला। मैं समझता हूँ कि यह जन विश्वास यात्रा निश्चित तौर से जन विजय यात्रा के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये समापन सभा मेरे आदरणीय सम्मानित मेरे सभी मंच और मंच के सामने बैठे हुए भाई बहनों, मैं आप सबसे केवल यात्रा के समापन 2-3 बातें कहना चाहता हूं। वो 2-3 बातें क्या है? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी को कहना चाहता हूं बिठूर की धरती से, अब 2022 मैं कहता हूं, अब 2022 तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, इसलिए मैं सपा के लिए कुछ नहीं बचा है 22 में, और थोड़ी बहुत तैयारी करने की हिम्मत है तो करो 27 में। 2014 से जो विजय यात्रा प्रारंभ हुई है, आपने लोकसभा में यहां से आदरणीय देवेंद्र जी भोले सहित उत्तर प्रदेश से 73 सांसद जिता करके, कितने 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जिता करके भेजा। इसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार में हमारी सरकार बनी। 2017 में कोई नहीं मानता था कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन आपने ठान लिया था, गंगा मैया का आशीर्वाद हमारे साथ था, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा थी, भगवान रामलला की कृपा थी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, और उसके कारण से हम 2017 में भी 325 विधानसभा सीटों पर अपने गठबंधन साथियों के साथ विजय प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। 2017 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, जिसमें सपा बसपा सहित कांग्रेस सहित लोकदल सहित सारे भाजपा लोग एक हो गए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं नमन करता हूं आपको, फिर आपने सपा बसपा और सारे गठबंधनों को हरा करके यहां से आपने देवेंद्र जी को और प्रदेश से 64 सांसद हमारे जिता करके 51% वोट दे करके फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री। अगर आपने दोबारा देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं बैठाए होते तो क्या श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा होता? क्या रामलला का हो रहा होता? क्या तो रामलला का भव्य मंदिर आपके आशीर्वाद से, गंगा मैया की कृपा से सभी यहाँ के जो भी राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी साथी हैं, सब लोगों ने समर्थन दिया और उसके कारण से हमारी सरकार फिर से देश में बनी और रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की जो 500 साल से लड़ाई थी उसका अंत हो गया और भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आपने अगर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं बैठाया होता
तो क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाती? क्या समाप्त होती? आपने अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का प्रताप यह है कि भारत माता को अपने देशवासियों, अपने पुत्रों पर गर्व हो रहा है कि आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और धारा 370 और 35 से मुक्ति मिल गई। अब कोई कानपुर वाला चाहे यहां जमीन खरीदे और चाहे जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीदे, अब कोई बाधा नहीं। तीसरी बात, औरंगजेब ने आकर के बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को तहस नहस किया था। एक छोटे से कोने में, आप में से नहीं जानता कितने लोग बाबा विश्वनाथ जी का धाम का लोकार्पण होने से पहले दर्शन करने गए। कोई गया था? तब क्या पता कि उस समय को जाके देखना और आप जाके देखो, बाबा विश्वनाथ का धाम जैसे भोले बाबा है ना, जैसा धाम उनका चाहिए। अगर एक साथ 50,000 लोग गए तो बाबा के जाकर के दर्शन करें। मैंने श्री अखिलेश यादव जी से कहा, श्री अखिलेश यादव जी आजकल आप चुनावी हिंदू बने हो, तो एक बात बताओ, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाओगे? और अगर जाओगे तो बताओ ज्ञानवापी मस्जिद में जाओगे कि नहीं जाओगे? मैंने एक दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि, हमने अयोध्या का विकास किया, काशी का विकास किया, और अपने कन्हैया की धरती का भी विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पीर कर दिया। मेरे संस्कार मित्रों ने भी बहुत उसे उछाला, लेकिन मैं कह रहे थे कुछ दिन पहले कि मैं राम भक्त नहीं, मैं कृष्ण भक्त हूं। मैंने कहा कृष्ण के भक्त श्री अखिलेश जी, आप ये बताओ, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाओगे? और अगर जाओगे तो ईदगाह में जाओगे कि नहीं जाओगे? ये अभी बताओ। तो अभी उन्होंने कुछ अभी उनका मुख खुला नहीं है, अभी वो बोले नहीं, वो बोल नहीं सकते। उनका लक्ष्य क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। दो बातें बता करके कम समय में बात पूरी करना है। मैं आपको बता रहा हूं, यह पार्टी जिन्नावादी पार्टी है। जिन्नावादी, उनको जिन्ना से प्यार है, और जिन्ना से अगर प्यार नहीं होता तो श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी ने कि मैं राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा, भले ही मुझे मुख्यमंत्री कुर्सी श्री रामलला के चरणों में चढ़ाना पड़े, और उन्होंने चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा बता मेरे भाई बहनों। लेकिन मैं याद दिला रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, जब बाबूजी का निधन हो गया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता बाबूजी को अंतिम विदा देने के लिए भी नहीं आया। अगर ये वास्तव में हिंदू होते, एक राजनीतिक दल के नेता होते, तो मरने के बाद कोई दुश्मनी रह जाती है क्या? इनको श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए, नहीं गए।